नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग राजा सिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से आज हम हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय पत्र में संकलित पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रीतिकाल के बारे में बात करेंगे। पिछले व्याख्यानों में हम इसकी कुछ चर्चा कर चुके हैं। आज के व्याख्यान में हम रीतिकाल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं या प्रवृत्तियां भी जिनको आप कह सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में बताया था आपको कि किसी काल विशेष की जैसी परिस्थितियां होती हैं, उसका असर उस काल के साहित्य पर, रचनाओं पर पड़ता है और कुछ एक समान प्रवृत्ति उस समय के साहित्य की हो जाती है। उसके रचनाकार अलग अलग होते हैं, परंतु प्रवृत्ति मुख्य जो है वो एक तरह से मिलती जुलती हो जाती है। इन्हीं विशेषताओं पर आज हम बात करते हैं। तो रीतिकाल, जैसा कि इसके नाम में ही, नामकरण में ही कुछ लोग इसे श्रृंगार काल कहना पसंद करते हैं, कोई अलंकृत काल, तो कोई रीतिकाल। अब सामान्य रूप से रीतिकाल नाम जो है वो स्वीकृत हो चुका है। तो ये जो नामकरण है, ये भी हमें काफ़ी कुछ बताता है इस समय के साहित्य की विशेषताओं के बारे में, कि इस समय में अलंकारों की प्रधानता थी, श्रृंगारिकता की प्रधानता थी, लक्षण ग्रंथों की प्रधानता थी और रीति, किसी भी तरह की परिपाटी जो है वो एक चली आ रही थी, वो इस प्रवृत्ति इस काल में दिखाई देती है। अगर हम इसको एक एक बिंदु करके समझें तो रीतिकाल की सबसे पहली विशेषता जो मुझे दिखाई देती है वो है रीति निरूपण। यानी कि लक्षण ग्रंथों के द्वारा ऐसा पहली बार हुआ हिंदी साहित्य में कि लक्षण ग्रंथ लिखे गए कि ऐसा होना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए। मतलब उसको समझाने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना हुई, रीति निरूपण करने के लिए, और उनको मान करके कई कवियों ने उस आधार पे रचनाएं भी की। कुछ कवि ऐसे थे जो आचार्य भी थे और कवि भी थे, यानी वो लक्षण भी बताते थे और फिर उसका उदाहरण करके रचना भी करते थे। दूसरा बिंदु आता है अलंकारिकता, यानी अलंकारों की बहुलता। इस पत्र में इससे पहले हम बिहारी के दोहे पढ़ चुके हैं, देव के पद पढ़ चुके हैं, और भी बहुत सारे जिन जिन कवियों के थे पद वो हमने पढ़े हैं। और इन सब से हमने ये जाना कि सबसे प्रमुख है कि रीति काल के जितनी भी रचनाएं हमने पढ़ी तो अलंकारों का बहुत प्रयोग है, यानी प्रचुर मात्रा में अलंकार मिलते हैं। तो ये विशेषता इस काल की रही है, अलंकारिकता। अगली विशेषता हम देखें तो है श्रृंगारिकता, यानी श्रृंगार रस की अधिक, इसमें श्रृंगार रस का अधिक वर्णन हुआ है, चाहे वो संयोग पक्ष हो या वियोग पक्ष हो। या तो नायक नायिका के मिलन की बातें हैं, प्रेम पूर्ण बातें हैं, या फिर विरह में नायिका तड़प रही है कहीं या नायक तड़प रहा है कहीं, यानी श्रृंगार रस की अधिकता है इस काल में, चाहे वो संयोग के चित्रण हो या वियोग के। अगला बिंदु हमें दिखाई देता है आश्रयदाताओं की स्तुति, जो कि प्रचुर मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध है। ये रीतिकाल के कवि किसी न किसी आश्रयदाता के आश्रय में दरबारी कवि हुआ करते थे। अधिकांशतः ऐसा एकाध अपवाद हमको मिल जाएगा, जैसे कि घनानंद के बारे में पढ़ाते हुए मैंने बताया था कि वो छोड़कर चले आए वहाँ से अपने जो आश्रयदाता को, परंतु अधिकांशतः किसी न किसी दरबार में बंद कर ही रहे कवि, और इसके फलस्वरूप उन आश्रयदाताओं की स्तुति करना इनकी रचनाओं में आम बात है। वो दिखाई देती है हमें प्रवृत्ति आश्रयदाताओं की स्तुति। अगला बिंदु देखिए, प्रकृति चित्रण। राजाओं के, नवाबों के मन में जो सोए हुए भाव हैं उनको जगाने के लिए या उनके अंदर श्रृंगार रस की जगाने के लिए उस भाव को प्रकृति का उद्दीपन के रूप में चित्रण इस काल में दिखाई देता है।
जैसे वर्षा ऋतु का वर्णन हो या वसंत ऋतु का वर्णन हो, तो वो विरही को और ज़्यादा कष्ट देने लगती है, और जो संयोग मतलब जो साथ में है प्रेमी प्रेमिका, उनको और ज़्यादा आनंददायक हो जाती है। तो इस तरह से प्रकृति का चित्रण इस काल में भरपूर मात्रा में हुआ है। अगली विशेषता देखिए, नायिका भेद। नायिका भेद से यहाँ अर्थ है कि नायिका का एक तो किसी भी स्त्री का पूरा नक्शिक वर्णन मिलता है, यानी पैर के अंगूठे से लेकर और सिर तक वो प्रत्येक अंग के सौंदर्य का वर्णन इसमें मिलता है। इसके अतिरिक्त भेद बताए गए हैं कि कैसी नायिका है, विरही नायिका है, वो रूठी हुई है, तो उसका भेद मतलब कई प्रकार के भेद नायिकाओं के इसमें बताए गए हैं, और फिर उसके उदाहरण भी दिए गए हैं। नायिका भेद ये हो गया। अगली विशेषता देखिए, चमत्कारिकता, यानी चमत्कार उसमें आना चाहिए रचनाओं में, चाहे वो अलंकार के माध्यम से आए, अर्थ के माध्यम से आए, भाषा के स्तर पे आए, रस के स्तर पे, यानी कुछ ना कुछ चमत्कार जो कि एकदम जो सुनने वाले हैं उनको एकदम आश्चर्यचकित कर दे कि अरे वाह क्या बात कही है। तो इस तरह वो जानबूझकर लाते थे लोग, अपने कवि जो हैं अपनी रचनाओं में जानबूझकर चमत्कारिकता के क्षण लाते थे। अगली विशेषता देखिए, नीति व भक्ति की रचनाएं। अधिकांशतः श्रृंगार की रचनाएं हैं, प्रेम की रचनाएं हैं, और सतही प्रेम का यहाँ पर इस काल में प्रेम जो है वो आत्मा से आत्मा का नहीं प्रेम है, केवल शारीरिक और सतही वर्णन किया गया है प्रेम का। प्रेम क्रीड़ाओं का मात्र उल्लेख ज़्यादा मिलता है, एक आध अपवाद हमको मिल जाएंगे इसमें भी, लेकिन इनके अतिरिक्त एक कुछ जो रचनाकार थे वो नीति व भक्ति संबंधी रचनाएं भी कर रहे थे। रीतिकाल की अगली विशेषता है मुक्तक रचनाएं, क्योंकि जब लिखा जाएगा आश्रयदाताओं के लिए प्रसन्न करने के लिए, तो अब प्रबंध काव्य इस काल में हमें नहीं मिलता है। पद या तो दोहे हों या चौपाइयाँ हों या कवित्व हों, यानी मुक्तक इस काल में रचनाएं हमें मिलती हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो कि रीतिकाल, संपूर्ण रीतिकाल के साहित्य में हमको सामान्य रूप से दिखाई देती हैं। और इसके अतिरिक्त और भी हैं बहुत सारे, जैसे कि ब्रज भाषा इस काल में पूरी तरह प्रतिष्ठित हो चुकी थी। ब्रज भाषा जो फारसी और उर्दू के जो उर्दू भाषा की जो विशेषताएं थी, जो अलंकारिकता या जो किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना या फिर विरह का अतिशय वर्णन करना, तो ये सारी खूबियों को, क्योंकि राज दरबार की भाषा उस समय उर्दू फारसी हुआ करती, तो उन खूबियों को लिया गया, लेकिन उसको ब्रज भाषा में उतार दिया गया। तो आज के व्याख्यान में हमने रीतिकाल की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा की। अगले व्याख्यान में हम इसके अन्य पक्षों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।